हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पे हमने नेम रिएक्शन को कवर किया था। 1 बाय 1 हम कवर कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई रिएक्शन नहीं आई है, उसका कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उसका कुछ अलग ही इश्यू रहा। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं इस चैनल को। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिले, क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम होने बाकी हैं, जैसे कि IIT JEE वाला एग्ज़ाम भी है, नीट का एग्ज़ाम भी है, सो BSc आ गया, 12th आ गया, नेट JRF, ये सब के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो हो चाहे कितने भी लेक्चर हो, वो सब सफिशिएंट रहने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन पे। देखो, बच्चों को समस्या क्या आती है कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इस टॉपिक पे डायरेक्ट जा रहे हैं। तो देखो, समस्या ये आती है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आती है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम बहुत सारे स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी लो लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं जो नेट JRF में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, दो मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ को कवर करेंगे, एक्चुअल है क्या ये हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलो कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है, जैसे 9th क्लास में जो पढ़ता है या 7th क्लास में जब पढ़ता है बच्चा, तो उसको जब वैलेंसी के बारे में पता होता है, तब से वो ये जानता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है या फिर किसी अदर एटम्स की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी वो चीज़ है जहाँ पे हम किसी चीज़ की, किसी भी एटम की स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन या ऑक्टेट रूल, या हम किसी भी तरीके से कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी वैलेंसी को हम कंसिडर करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। वो भी ऐसी वैलेंसी जो सभी स्टूडेंट को मोस्टली ये पता ही होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये पता होगा कि जो कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये मोस्टली सभी को पता होता है, ठीक है। अब हम इस 4 वैलेंसी को कितने टाइप से कंसिडर कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो, एक्चुअल है क्या हाइब्रिडाइजेशन, हम उसके बाद बात करेंगे एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, ये ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होती है वही होती है। इसके अंदर जो भी ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो सिमिलर एनर्जी के होते हैं और उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो भी सिमिलर ही होती है, ठीक है ना। उसकी हमें कोई नीड नहीं है, बिकॉज वो थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, हम उसको कितने प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं, वो देखो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कार्बन की 4 वैलेंसी को, 4 वैलेंसी को अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा रिप्रेजेंट कर दूं मैं, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दो वैलेंसी को अगर मैं साथ में कंबाइन कर दूं, क्या कार्बन को मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूं ना। सेकेंड नंबर, हमारे पास ये भी आता है कि अगर मैं 3 वैलेंसी को ये तीनों वैलेंसी को अगर मैं साथ में कंबाइन कर दूं, एक सिंगल बॉन्ड बना दूं, जैसे सिंगल, ट्रिपल, ये आ गया। अब 4 टाइप का हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को साथ में मिला दूं, इन दोनों को भी साथ में मिला दूं, तो हमारे पास 4th नंबर स्ट्रक्चर क्या बन गई, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये तो सभी को पता है, आपको पता है कि ये 10th क्लास में आता है ये चीज़, ठीक है ना। बट इसका मतलब किसी को नहीं पता कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखना, अब आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, सभी को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। देखो, एक होता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और उसके बाद आता है sp3d3। मोस्टली हम मानते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, यही तो है हमारे हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक p ऑर्बिटल आ गया, एक s ऑर्बिटल आ गया, जब वो ओवरलैप करेंगे तो sp हाइब्रिडाइज अवस्था यानी sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो sp3 बना लेते हैं। ये तो चीज़ें होती है। अब देखो, अब होता क्या है, अगर मैं मोस्टली ये बात करता हूँ तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन पाया गया है, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन वो p ब्लॉक एंड d ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। बट अगर हम d ऑर्बिटल को पहले कंसिडर कर देते हैं, सपोज करो मेरे पास आ गया dsp2, d3sp2 sp3 या d2sp3 या d2sp2, इस टाइप का अगर कोई ऑर्बिटल आ गया dsp या d3s, इस टाइप का अगर कोई ऑर्बिटल आ गया या हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है तो इसका ये मतलब होता है कि ये सभी हाइब्रिडाइजेशन जो है नीचे वाले, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑर्बिटल होगा वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो d ऑर्बिटल ऑब्वियसली p ब्लॉक में तो कंसिडर होता ही नहीं है, तो वह कहाँ पे कंसिडर होता है, d ब्लॉक में होता है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ पे पाया जाता है, d ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, अब आपको ये भी पता होता है कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, इसकी वैलेंसी कंसिडर करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, वैलेंसी को ही लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे देखो 1 2 2 है तो 2 वैलेंसी मैंने रख दी, वहाँ पे 2 p ऑर्बिटल एक s है तो यहाँ पे कितनी होगी, 3 हो गई, 3 और 1 4 हो गई, यहाँ पे देखो 3 4 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ये ही इसका स्टेरिक नंबर है। और मैं इसको कंसिडर करके चलता हूं वैलेंसी, ठीक है ना। अब वैलेंसी इसलिए मैंने कंसिडर किया, पता है क्या है, बच्चों को कभी कभी ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेरिक नंबर होता क्या है, किसी को नहीं पता होता है। बट वैलेंसी के बारे में सभी को पता होता है कि एक्चुअल वैलेंसी है क्या। तो मैं ये मानता हूं कि 2 वैलेंसी है तो sp है, 3 वैलेंसी है तो sp2 है, 4 वैलेंसी है तो sp3 है, ये तो चीजें हैं। अब देखो, अब यहां पे देखो कार्बन की 4 वैलेंसी है, अलग अलग है, 1 2 3 4। जब चारों वैलेंसी अलग अलग होगी तो यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अरे 4 वैलेंसी है ना, sp3 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक वैलेंसी फ्री है, दूसरी वैलेंसी भी फ्री है। अब 2 वैलेंसी आपस में कंप्लीट होके एक वैलेंसी बना रही है, यहाँ पे देखो 1 है ना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी के लिए sp2, ये कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैलेंसी ये है क्योंकि 3 वैलेंसी उन्होंने कंप्लीट करके, तीनों वैलेंसी आपस में कंबाइन करके एक वैलेंसी कंसिडर कर रही है और यहाँ पे एक है। तो जब 2 वैलेंसी होती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 वैलेंसी यानी 1 2, 2 वैलेंसी होती है तो sp। समझ में आई ना ये बात। अब ध्यान से समझना एक चीज और, कि अभी मैंने ये बोला था कि जो वैलेंसी होती है हम उसके आधार पे हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ये देखो कैसे आता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। इससे भी ईजी वो चीज़ क्या है, देखना ध्यान से। सपोज हम वैलेंसी के आधार पे हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं ना। किसी सपोज करो कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर आ गई, बाई चांस ये आ गई HS डबल बॉन्ड OH, ये आ गया H2SO4, मे बी ये है ना 1 2 3 4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आपसे ये पूछे कि जो सल्फर है वो किस अवस्था में है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट होती है, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर भी पता हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही ये बताता है कि उसके बीच में कितनी बॉन्डिंग हुई है। मैंने आपको ये बोला था ना कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ये तो चीज़ें होती है। तो और मैंने क्या बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन से हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ वैलेंसी काउंट करो 1 2 3 4, जब 4 वैलेंसी है तो ये जो सल्फर है वो किस अवस्था में है, sp3 हाइब्रिडाइज अवस्था में। किसी को ये भी पता होता है ना कि यहाँ पे अगर हम वैलेंसी को कंप्लीट, यहाँ पे वैलेंसी को अगर हम काउंट करते हैं तो उसके आधार पे हम
हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी सिंपल, अगर कोई स्टूडेंट है उससे कि अगर आप उससे पूछो कि H2SO4 में जो सल्फर है किस अवस्था में है, वो नहीं बता सकता, बिकॉज वो ये सोचता होगा कि मतलब क्या करें, कैसे मतलब चार्ज को डिनोट करें, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाएगा, है ना। तो इससे बेस्ट ये है कि हमें वैलेंसी पता होती है तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये तो चीज़ हो चुकी है, सपोज करो मेरे पास कुछ और आ गया। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, C⋅O₉H, सभी जानते हो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मेल्डिहाइड जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड में अगर आपसे ये पूछता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे देखो 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे तो 4 है जरूर, लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वैलेंसी कितनी फ्री हो रहेगी? 1 2 3। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात समझ आई ना? तो ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया? अब स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ना तो किसी फॉर्मूले की झंझट, ना कुछ और, ना स्टेरिक नंबर, ना कुछ और। वैलेंसी अगर किसी बच्चे को पता है, वो भी कौन सी? कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी को हम बोलते हैं, अगर किसी बच्चे को ये पूछा जाता है ना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वो बच्चा फटाक से ये बोलता है कि 4 वैलेंसी होती है। तो सभी को पता है, अगर इसको 4 वैलेंसी होती है तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए अपने को, यही तो बात होती है। अगर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो हमें ये पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको। अब मेरे पास कोई स्ट्रक्चर आ गया, बाई चांस ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो प्रत्येक कार्बन एटम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो ये मैं सिंपल इसलिए लेके चला हूँ कि कोई हो सकता है कि कोई बच्चा ये देख रहा होगा लेक्चर, तो ये बोल रहा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये तो सभी को पता होती है मोस्टली, हाँ ये सभी को पता होती है, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें मैं लेके आऊँगा उसके बाद हम मेजर पे स्टार्ट करेंगे कि हम एक्चुअल बड़े जो मतलब हमारे पास कंपाउंड आते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। देखो हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करेंगे, चाहे इससे 1 लेक्चर बने या 2 लेक्चर बने या 3 लेक्चर बने। बट आपको भी पता है कि इनसे काफ़ी सारे वेटेज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अंदर मतलब केमिकल बॉन्डिंग में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इससे मतलब हम ये बोलते हैं एमओ डायग्राम नहीं पूछा जाता, नेट जेआरएफ के अंदर जाके देखो एमओ डायग्राम नहीं पूछा, वो क्वांटम में इन्वॉल्व कर देते हैं, ये कहीं इन्वॉल्व कर देते हैं ना, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर देते हैं। बट डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल है किसका, ठीक है ना। तो हम सब कुछ देखेंगे। देखो ये कार्बन है, अब 2 हाइड्रोजन एटम है, ये रे H, एक हाइड्रोजन इसके पास भी है। ये तो सभी को पता होगा कि चारों हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन एटम फ्री है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 वैलेंसी sp2, अरे 2 और 1 3 sp2। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये भी क्या है sp2। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 sp3, ये भी ऑब्वियसली sp3 होगा। समझ में आई कुछ बात, ठीक है ना। ये सब कुछ पता चल गया यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं आपको एक सिंपल वे के अंदर एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, मेरे पास एक सिंपल सा एक कंपाउंड है जिसे आप सभी जानते हो, C डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। 12th क्लास में काफ़ी सारे वेरिएंट पूछा, ये इसकी सारी रिएक्शन भी आती है, गिग्नार रिएजेंट के साथ बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, हम लोगों ने कवर किए, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर ये बताओ मुझे कि यहाँ पे
देखो पहले मैं वैलेंसी की बेस पे चला था, सबसे पहले वैलेंसी। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वैलेंसी एक्चुअल है क्या, वैलेंसी के बारे में मुझे पता नहीं है, या फिर वैलेंसी की बेस पे मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता, चलो ठीक है। सेकंड नंबर मैं लेके चलता हूं, देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये तो जानते होंगे सभी बच्चे। सपोज सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये पाई, ये तो जानते हैं ना कि डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये तो सभी को पता होगा। अब देखो अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनना एक चीज, सिग्मा बॉन्ड है ये, एक वन वैलेंसी सेकंड वैलेंसी, अब देखो थर्ड वैलेंसी, ये तो है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp2। मेरे कहने का ये मतलब है, देखो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड यहां पे नहीं होता, ये सिग्मा बॉन्ड अगर मैं हटा दूं तो क्या इसकी वैलेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, वो तो वैसे के वैसे रहेगी ना वन, समझ में आई कहानी कुछ। तो सिग्मा बॉन्ड कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे, सॉरी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो सपोज सी डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या सभी बच्चे इस चीज को जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी, 1 2, यही तो है वैलेंसी। अरे कार्बन की 4 वैलेंसी है, उसने पार्टिसिपेट किया, दो वैलेंसी एक एक साथ कंबाइन होकर उसने डबल बॉन्ड बना लिया। अगर मैं ये पाई बॉन्ड हटा देता हूं तो इसकी वैलेंसी पे कोई इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो रही तो वैलेंसी वही ना 2। तो जब सिग्मा बॉन्ड जितने होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर उतने ही होते हैं, वैलेंसी भी उतनी होती है। देखो 1 2 है तो क्या हो गया, sp। अरे डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या फर्क पड़ गया उससे, कोई फर्क नहीं पड़ा। सपोज यहां पे देखो, देखो ध्यान से एक चीज और, मेरे पास साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैंने आपको बोला था कार्बन की 4 वैलेंसी है, मैंने अलग अलग प्रकार से कंसिडर भी किया था, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 वैलेंसी सेकंड वैलेंसी, ये तो चीज़ है। अगर मैं यहाँ से सपोज यहाँ से 2 पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ये तो है, अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड ये हटा देता हूँ, क्या इसकी वैलेंसी पे कोई इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। समझ में आई बात कुछ। ठीक है ना। तो ध्यान रखना एक चीज, वैलेंसी वो चीज है जहां पे हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एक चीज और लिखना ये चाहता हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू स्टेरिक नंबर। कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या ये चीज सफिशिएंट नहीं है क्या, ठीक है, चलो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं। अब बाय चांस बच्चा ये भी बोलता होगा सर पाई बॉन्ड यहाँ पे कंसिडर क्यों नहीं करते। अरे पाई बॉन्ड बनता किसकी वजह से है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही तो बनता है। अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है तो क्या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अरे पाई बॉन्ड तो वो चीज़ है जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी हीट दी, ब्रेक हो गया, है ना। तो वो तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मानते हैं, है ना, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना जो बॉन्ड है वही तो है पाई बॉन्ड। तो अगर हमने थोड़ी सी बहुत भी हीट दी उसको तो वो ब्रेक हो गया। अब देखो ध्यान से, बाय चांस यही आ जाता है कि हमारे पास कोई मेजर कंपाउंड आ जाते हैं, बाय चांस मेजर कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जब मेजर कंपाउंड का मतलब, सपोज करो मेरे पास ये आ गया, फ्यूरेंस आ गया, ठीक है, पैराडीन आ गई मेरे पास, ठीक है, ये चीज आ चुकी। फिलहाल जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर ही बात कर रहा हूं मैं, ये चीज आ चुकी है। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ध्यान से समझना।
अब मैंने आपको ये तो बोला था कि वैलेंसी कंप्लीट करनी है, चलो ठीक है 1 2 आपने वैलेंसी की, sp बोल दिया। अरे नहीं, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर केस तो मैंने बोला था वैलेंसी, सेकेंड नंबर केस है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, थर्ड नंबर केस क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों आते हैं, दोनों हैं, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर के इक्वल होते हैं, स्टेरिक नंबर के इक्वल होते हैं। मतलब क्या इसका, देखो आप लोगों ने सभी ने देखा हो कि लोन पेयर्स क्या होते हैं। लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ पे एक्स्ट्रा जगह स्पेस मतलब घेरते हैं, स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, तो जिनका मतलब रोल क्या होता है, या तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे या फिर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन ले या कुछ भी करे, ठीक है ना। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम नहीं जा रहे हैं, बट ये समझ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। अब देखो जो लोन पेयर होते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो दो प्रकार के होते हैं। लोन पेयर सभी को पता है, एक होता है डीलोकलाइज्ड, एक होता है लोकलाइज्ड। होते या नहीं होते? डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो एक जगह नहीं टिकता है, मतलब ये है कि उसको कुछ ना कुछ करना ही है, मतलब कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। जैसे यहाँ पे पड़ा है तो मतलब थोड़े थोड़े घूम के हुए कहीं और चला जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक ये होता है कि जिसकी लोकेशन क्या है, फिक्स है, जिसको एक जगह स्टेबल हमने कर दिया तो वो फिक्स वही रहेगा, समझ रहे हो ना। अगर हम उस चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं तो हम उसको काउंट तो कर सकते हैं ना। एक होता है डीलोकलाइजेशन, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हाथ ही नहीं आता किसी के। अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है या सपोज करो कोई इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो अगर उस पर अटैक करने के लिए जाएगा तो वो कहाँ हाथ आएगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे मूव करता जाएगा, समझ रहे हो ना। उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। यही तो बोला था वेस्पर थ्योरी में, नाइहोम व गिलेस्पी ने ये तो बोल के गया था कि दो प्रकार की वैलेंसी होती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर होते हैं तो वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं लोकलाइज्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइजेशन का मतलब जो किसी के हाथ नहीं होते, सिंपल भाषा में बोलता हूँ मैं, जो किसी के हाथ ही नहीं आता। मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आया तो पार्टिसिपेट करके वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है रेजोनेंस में। सपोज करो हम उसके बेस पे क्या करते हैं, अल्कोहल और फिनोल में कंपैरिजन करते हैं ना, एसिडिटी बेसिसिटी के अंदर। एसिडिटी की हम बात करते हैं फिनोल और अल्कोहल में, तो होता क्या है, फिनोल के अंदर जो लोन पेयर आते हैं, मतलब जैसे H+ आयन उसने त्यागा, जो नेगेटिव चार्ज आया वो पार्टिसिपेट करता है बेंजीन रिंग में, है ना, रेजोनेंस में। तो उसी की वजह से उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। वो हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, वे लोन पेयर जो एक ही जगह स्थायी रहते हैं, उनको कोई भी पकड़ सकता है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, आराम से अटैक कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, वो होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो हम लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करेंगे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की कोई हम बात ही नहीं करेंगे। अरे जो हाथ ही नहीं आता उसकी हम क्या बात करें। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या है कि एक तो लोन पेयर ये है, एक ये लोन पेयर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट करा तो ये भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड है तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड। अगर ये डीलोकलाइज्ड है तो नीचे वाला क्या हो गया, लोकलाइज्ड। बात समझ रहा है कुछ। तो यहां से एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो दूसरा लोन पेयर तो है ना यहीं पर, तो उसको कंसिडर करके चलो। देखो अब वैलेंसी देखो 1 2, ये लोन पेयर 3 वैलेंसी। जब 3 वैलेंसी आती है तो कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर पीरिडियन के अंदर 1 वैलेंसी
2 वैलेंसी। अब जो ये लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेके जाएं, कभी ऐसा हुआ है कि रेजोनेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। तो 1 2 3 वैलेंसी है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई कुछ बात? तो ध्यान रखना एक चीज़ कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने वैलेंसी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के आधार पे हम कंसिडर, ये लोन पेयर के आधार पे हम लोगों ने कंसिडर किया। इससे भी बेस्ट हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे 1 by 1। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। आगे का जो लेक्चर आने वाला है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करो आप, ताकि आपके भी कुछ मतलब बेनिफिट हो। अब देखो लॉकडाउन चल रहा है तो आपको मतलब कुछ काम तो है नहीं, मतलब सभी को लगभग मोस्टली काम नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर आप मतलब लेक्चर देखते हो तो उसके अंदर आपके बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। ये मान के चलो मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, पूरा 100%, ठीक है। जितने भी बुक्स हैं उनसे मतलब एक एक चीज़ निकाल के लेके आऊँगा, बट लाऊंगा 100% पूरा परफेक्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।